Hello everyone, author Shashank this side and I welcome you all to our all-rounder classes. Well, ये हमारा 6th lecture है and this is the first chapter of class 12 history. Bricks, beds and bones. इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे and जो लोग टॉपिक पढ़ेंगे उनके नाम like new techniques and questions जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा and problem of piecing together the past ये हमारा सेकेंड टॉपिक होगा. क्लासिफाइंग फाइंड्स ये हमारा थर्ड टॉपिक होगा. ये हमारा थर्ड टॉपिक होगा एंड फोर्थ एंड लास्ट विल बी प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. ये हम लोग आज टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन. सो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस. वहां पे जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो सिविलाइजेशन थी हड़प्पा में वहां पे जब खोज होनी स्टार्ट हुई तो 1944 में नए नए टेक्निक्स आए और उसी के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी अराइज हुए. बहुत सारे ये कैसे बहुत चीज मिलते गए, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते गए. सो 1944 में होता ये है कि ASI मतलब मैंने जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI. तो ASI की जो उस टाइम 1944 में जो थे डायरेक्टर जनरल वो आए थे एंड इट वाज नेसेसरी टू फॉलो स्ट्रैटिग्राफी. अब ये स्ट्रैटिग्राफी क्या था एंड उसके बाद उनके हिसाब से इसके स्ट्रैटिग्राफी के हिसाब से ये उनके हिसाब से जो हमारे उस टाइम के 1944 में डायरेक्टर जनरल थे उनके हिसाब से ये होता ये था कि it was necessary to follow stratigraphy of the mound rather than digging mechanically along uniform horizontal line. मतलब उनको खोदने से ज्यादा अच्छा है कि उनके बारे में माउंट के बारे में पढ़ा जाए और उनका जो जानकारी है वो उसको निकाल के सामने रखा जाए. एंड जैसे एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं उसके बाद क्या होता है जैसे उन्होंने जो उस टाइम के डायरेक्टर जनरल थे 1944 में ASI के उन्होंने एक आर्मी ब्रिगेडियर को भी लाए थे अपने साथ ताकि वो मतलब कामों को ईज कर सके एंड टू प्रिसाइज टू प्रैक्टिस आर्कियोलॉजी. और उस आर्कियोलॉजी का काम को थोड़ा सा ईज करने के लिए उस टाइम के डायरेक्टर जनरल ने जो ASI के 1944 में जो डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने एक ब्रिगेडियर को ही मतलब आर्मी ब्रिगेडियर को भी उसमें ज्वाइन कर दिया था. एंड अब ऐसा देखा गया है कि फ्रंटियर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन have little or no connection with present day national boundaries. If you want notes आप लोग लिख सकते हैं because I really work really tough for you all people. So ये आपको notes भी मिल जाएगा and मैं समझा भी देता हूँ. So होता ये था कि जैसे आज का जो हमारा बाउंड्री लाइन है आज के बाउंड्री लाइन उस टाइम के बाउंड्री लाइन में कोई भी समानताएं मीन्स कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है. एंड ऐसा माना गया जैसे जैसे डिस्कवरीज होते गए लाइक जो कच्छ में हुआ जिसमें हरियाणा वगैरह सामने आया तो उसमें हुआ ये कि उस जैसे जैसे डिस्कवर होते गए ना तो उसके बाद जैसे हमारा जो कंट्री डिवाइड हुआ जो हमारा पाकिस्तान जो पहले इंडिया में था वो शिफ्ट होके पाकिस्तान अलग एक देश बन गया था, एक अलग मजहब बन गया था. तो जैसे ही पाकिस्तान एक अलग देश बन गया उसी के टाइम क्या होता है कि बहुत सारा जो रीजन था बहुत सारा जो एरिया था वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया. एंड उसके बाद होता है कि 1980s मतलब 1980 से हुआ है कि इन सब कामों में लोगों की रुचि बढ़ने लगी एंड आर्कियोलॉजिस्ट इसमें बहुत ज्यादा आने लगे एंड अपना अपना विचार सामने रखने लगे. तो उस टाइम हड़प्पा और मोहनजोदारो में वर्क इन प्रोग्रेस विथ न्यू टेक्नोलॉजीज. तो बस वहां पे जैसे जैसे 1980s के बाद बहुत लोगों को इंटरेस्ट आया जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया करते थे तो उसके बाद हुआ कि हड़प्पा में और मोहनजोदारो में वर्क अपने नए टेक्निक्स के साथ आगे बढ़ते गए और ताकि नए से नए डिस्कवरी और हालांकि आज भी चल रहा है ताकि नए से नया जो भी मिल रहा है इंफॉर्मेशन डिस्कवरी वो हमारे सामने लाया जाए. और उसके लिए जरूरी मटेरियल्स क्या थे तो क्ले, स्टोन, मेटल्स एंड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए जो सर्वे हुआ करते थे जो भी मतलब हुआ करते हैं इन सब के अंडर ही होते थे. उसी के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो इन्हीं क्ले, स्टोन, मेटल, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बेस पे हमें मिलते हैं.
सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, मतलब पास्ट को एक साथ और प्रेजेंट को मतलब एक साथ रखना। इससे क्या हुआ है कि हड़प्पा स्क्रिप्ट ऐसा स्क्रिप्ट है जो सिर्फ इसका, अगर आपसे क्वेश्चन है एग्जाम में कि हड़प्पा का स्क्रिप्ट से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हम इसमें लिख सकते हैं 2 पॉइंट देके। पहला पॉइंट होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन, मतलब पहले की जो भी सिविलाइजेशन थी उसको समझने में हड़प्पा का जो स्क्रिप्ट है वो हमें मदद करता है। एंड वन थिंग मोर, जो हमारा सेकेंड होगा, ये बेटर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पा, मतलब पहला जो होता है वो हमारा होता है ये कि ये हड़प्पा क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन, मतलब पहले की जो सिविलाइजेशन थी उसको समझने में हमारा काम आसान करता है और हमें समझाता है। और सेकेंड कि हड़प्पा का लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी मदद करता है। एंड वन थिंग मोर, जैसे वहां के जो भी स्टडी हुए वो किन पे बेस्ड थे, तो वो इस पे बेस्ड थे, लाइक पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स या हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जो हड़प्पन जो जब पास्ट को ऐसे सामने मिलाया गया तो वहां के पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स एंड हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट्स वगैरह को ऐसा बहुत सारा जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उसको एक साथ ला के और उन पे स्टडी किया गया ताकि जो इंफॉर्मेशन मिले उसको सामने लाया जा सके। एंड वन थिंग मोर, वहां पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स थे, लाइक ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे बोल सकते हैं हम क्लॉथ्स, ये हमारा ऑर्गेनिक था, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स था जैसे क्लॉथ्स हो गया, लेदर हो गया, वुड हो गया, रिक्स हो गया, ये सब को भी पढ़ा गया ताकि जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो सामने लाया जा सके। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वहां पे जो था ब्रोकन और यूजलेस, मतलब या तो वही वहां का जो सामान था वो वैसा सामान ही यूज होता था, मतलब जो फेंका जाता था, जो यूजफुल सामान है बस उसी का यूज होता था, वरना जो ब्रोकन है या फिर जो यूजलेस है उसको फेंक दिया जाता था उस सिविलाइजेशन में। तो इस सबको नजर रखते हुए सबको इनका जो स्टडी हुआ वो इसी के मद्देनजर रखते हुए हुआ। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफाइंग फाइंड्स, मतलब जो मिलते हैं, जो सामान मिलते हैं तो कैसे लोग नहीं करते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग करते हैं। वो लोग कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आर्टिफैक्ट्स को वो लोग रिकवर करते हैं, मतलब डिस्कवर करते हैं, और उसके बाद इसको क्लासिफाई करते हैं। मतलब अब क्लासिफाई कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले होता है मटेरियल वाइज। मटेरियल क्या होता है, वो लोग देखते हैं कि मटेरियल से क्या है, ये स्टोन है, क्ले है, या फिर बोन है, इवोरी है, ये सब क्या है एक्चुअली। जैसे कोई भी उनको कोई सामान मिल रहा है, मानिए आपको कोई सामान मिला, सबसे पहले आप उसको क्या चेक करते हैं कि ये मेटल है या फिर लाइक कुछ सैंड से बना हुआ या फिर कुछ भी है, आखिर प्लास्टिक है, ये क्या है। तो उन लोगों का भी काम है सबसे पहले देखते थे कि मटेरियल, ये मटेरियल किस चीज से बना हुआ है, और उसके बाद देखते थे कि इसका फंक्शन, ये फंक्शन क्या है। जैसे ये टूल है या ऑर्नामेंट है, या फिर ये टूल और ऑर्नामेंट दोनों है, या फिर कुछ और है, या फिर अब उसके बाद देखते थे या फिर कोई दूसरा चीज है। और इसका जो शेप होता था, इस शेप्ड बाय रिजेम्बलेंस विद प्रेजेंट डे थिंग्स, बेड्स, कॉइन्स, स्टोन, प्लेट्स एंड पॉट। एंड इन सब को ये ऐसा देखा गया था कि जो इनका जो शेप होता था वो आजकल के जो होते थे, जो जैसे आजकल जो बेड्स होते हैं, कोट्स होते हैं, उन लोगों से मतलब उन सब चीजों से मिला के देखा जाता था। एंड वन थिंग मोर, इनका जो कंटेक्स्ट होता था, ठीक है, कंटेक्स्ट इन विच मटेरियल इज फाउंड, हाउस और ड्रेन, ग्रेव और किल। मतलब वो लोग देखते थे कि ये सामान मिला, सबसे पहले ये मटेरियल इसमें क्या है और ये किस, इसका फंक्शन क्या है, उसके बाद वो लोग ये इससे क्लासिफाई करते थे कि इसमें जो सामान मिला है वो कहाँ से मिला है। आपको किसी नाले से मिला या किसी घर से मिला या फिर कहीं बाहर से मिला है, तो वो सबको, या फिर किसी ग्रेव से मिला या फिर किसी के किल से मिला है, तो इन सबको देखते हुए स्टडी किया जाता था। एंड उसके बाद दे हैव टू टेक
रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंस ट्रेसेस ऑफ कॉटन। और मतलब बताता हूँ इसका मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन लोगों का भी क्या होता है कि इनडायरेक्ट एविडेंस पे भरोसा करना होता है। जैसे उस टाइम कॉटन जो कॉटन जो बनते हैं वो सब तो मिले, लेकिन ऐसा माना गया है जैसे स्टैच्यू, तो जो टेराकोटा होते थे टॉयज उन लोगों का स्टैच्यू था, उन सब का स्टैच्यू था। और जो स्टैच्यू जो टेराकोटा टॉयज भी बनते थे और उनके ऊपर जो जैसे कोई अगर स्टैच्यू है इसको हम लोग किसी से इसको डेकोरेट कर देते हैं, कोई भी मतलब ट्रेडिशनल फैशन है, किसी फैशन है, किसी भी ड्रेस से उसको हम मतलब डेकोरेट कर देते हैं, तो उसी के भरोसे इन लोगों का एविडेंस होता था। सो अब हम बात करेंगे डेवलपिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इनको लास्टली फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी डेवलप करना पड़ता था। सो वी हैव कंप्लीटेड द 3 टॉपिक्स। फर्स्ट न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस, मतलब जैसा होता है कि नए नए क्वेश्चन, नए नए टेक्निक्स का जैसे जैसे आते गया वैसे वैसे नया नया क्वेश्चन आता गया। एंड देन प्रॉब्लम्स ऑफ पाइसिंग टुगेदर द पास्ट एंड देन क्लासिफाइंग फाइंड्स। So we have completed the 3 topics. अब हम लोग बात करते हैं 4th topic which will be our last topic for today's lecture. Problems of interpretation, मतलब इंटरप्रेट करने में क्या क्या दिक्कतें आई। सबसे पहले इसमें बात आती है कि इसमें सबसे बड़ा दिक्कत आता था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब इस यहाँ जो धार्मिक स्थान थे उसको कैसे मतलब एक जगह में लाया जाए, एक उसका इन्फो कैसे निकाला जाए, तो उसमें दिक्कतें आती थी। जैसे और उसके लिए उनके हिसाब से जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में से जो सर्वे उस टाइम में थे, तो जो एएसआई के मेंबर्स थे उनके हिसाब से ऐसा माना गया कि जो चीजें अनयूजुअल है और अनफैमिलियर है उनको रिलीजियस के लिए उनको घोषित कर देना चाहिए, मतलब रिलीजियस रिचुअल्स जो होते हैं उसके मटेरियल्स के लिए घोषित कर देना चाहिए। मतलब अनफैमिलियर एंड अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स को रिलीजियस के लिए उनको उस रिलीजियस का जो सेक्शन होता है रिलीजियस उसमें डाल दिया जाता था जो अनफैमिलियर थे। एंड उसके बाद जैसे टेराकोटा फिगरेंस ऑफ वीमेन ज्वेलरी एक्सेट्रा रिगार्डेड एज मदर गॉडेस, और जैसे टेराकोटा फिगरेंस जो थे जिसमें वीमेन जो औरतें होती थी उनका एंड ज्वेलरी एक्सेट्रा ये सबको मतलब जो फिगर्स होती थी वीमेन का उनको गॉडेस मदर गॉडेस बोला जाता था। एंड इसी के जैसे हमने पढ़ा था प्रिस्ट किंग का भी एक स्टैच्यू था, तो उन सब को भी स्ट्रक्चर से ऐसा माना गया और रिचुअल्स को सिग्निफिकेंस कर दिया गया, मतलब स्टैच्यू एंड जो मतलब अनयूजुअल एंड अनफैमिलियर थे उनके हिसाब से इन लोग मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको ऐसा माना गया कि जो अनफेमिलियर है उनको रिचुअल सेक्शन में डाल दिया गया। एंड जैसे उसके लिए काली बंगल में क्या था, काली बंगल में ग्रेट बाथ टब था, द ग्रेट बाथ टब। द ग्रेट बाथ टब कहाँ था, काली बंगल में मिला था। एंड लोथल में क्या मिला था, फायर अल्टर मिला था। जो फायर अल्टर होता है, फायर अल्टर जिसमें पूजा हो गया था और आसपास से मतलब पानी वगैरह कुछ ऐसा कुछ होता था। सो आई होप this lecture is very clear to you. If you have any doubt, you can join us on our WhatsApp and you will get the WhatsApp number in the description box. And if you have any query, you are most welcome in the comment section and on WhatsApp as well. You can join me on Instagram and Facebook as well, and you will get the link in the description box. Thank you for joining.